हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र। आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। ये है अनलॉकिंग बैकएंड फाउंडेशन सीरीज का 6th पार्ट। पिछले वीडियो में हमने डिटेल में देखा कि एपीआई क्या होती है और इनका कहाँ कहाँ यूज होता है। और इस वीडियो का टॉपिक है CRUD। CRUD सुनते ही लोग बोलते हैं क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, एकदम ईजी। लेकिन जब भी इंटरव्यूअर पूछता है कि पुट वर्सेस पैच में क्या डिफरेंस है, या फिर 200 एंड 201 स्टेटस कोड में क्या डिफरेंस है, या फिर ईटैग क्या होता है, या फिर पेजिनेशन क्या होता है, तो वहीं सब कुछ मिक्स हो जाता है। लेकिन आज के बाद नहीं होगा। CRUD, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हर एप्लीकेशन में होते हैं, चाहे अमेजोन हो या फिर जोमेटो, ये सब CRUD पर ही चल रहे हैं। इस वीडियो में हम रियल एपीआई डिजाइन एंड डीवी बेस्ट प्रैक्टिसेस के एंगल से समझेंगे, ताकि आप प्रोडक्शन ग्रेड सोचें। चलिए अब समझते हैं CRUD ऑपरेशन को एपीआईज की हेल्प से। तो आपको जो CRUD ऑपरेशन है वो और भी बेटर तरीके से समझ में आएंगे। अब जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने Express.js और UUID का यूज़ करके एक बैकएंड सर्वर बनाया है। UUID से मैं सिर्फ एक आईडी ले रहा हूँ, जो कि हम जो भी प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे उसकी जो डेटा की एक आईडी होगी, जो भी एक डॉक्यूमेंट की आईडी होगी, उसके लिए सिंपल मैंने UUID को लिया है। और जो एक्सप्रेस है उसका यूज़ करके हम Node.js का बैकएंड सर्वर बना सकते हैं। अब जिन्हें नहीं पता कि Express.js मॉड्यूल का यूज़ करके कैसे हम बैकएंड सर्वर बना सकते हैं, तो उन्हें मेरी अनलॉकिंग Node.js प्लेलिस्ट को फॉलो करना चाहिए, जहां पर मैंने Express.js की हेल्प से कैसे हमें बैकएंड सर्वर बनाना है उसका मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ APIs हैं। अगर मैं आपको ओवरव्यू दूँ तो हमारे पास कुछ एंड पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्रोडक्ट्स एंड पॉइंट, जो कि क्रिएट करेगा हमारे लिए प्रोडक्ट, और मेथड जो है वो है इसका पोस्ट। इसके बाद जो अगली एपीआई है वो है रीड करने के लिए। जो भी हम प्रोडक्ट्स क्रिएट करेंगे, तो CRUD में जो फर्स्ट आता है वो है C, तो C से हो गया क्रिएट। जो सेकंड है वो है R, तो R से हो गया रीड। तो इसके लिए जो मेथड है वो है गेट मेथड, जिससे हम जितने भी प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो सारे प्रोडक्ट्स हमको एक एरे में निकल कर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद है एक और रीड मेथड। अब हमें मान लो कोई एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट फैच करना हो, तो उसके लिए हमने बनाया है products/id, जो कि अगेन एक गेट मेथड है। इसके बाद जो अगला मेथड है वो है अपडेट मेथड। CRUD में जो थर्ड आता है CR एंड देन U, तो U से होता है अपडेट। तो अपडेट जो है वो 2 टाइप से होता है, एक तो पुट मेथड का यूज़ करके, जो कि मैंने बनाया यहाँ पर, और एक और होता है पैच मेथड का यूज़ करके। और इसके बाद जो लास्ट में है वो है ऑब्वियसली D से डिलीट, जिसका जो मेथड है वो है डिलीट मेथड। और इससे क्या होगा आपको पता है, आप समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ पर सॉफ्ट डिलीट का यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो हार्ड डिलीट है वो नहीं करेंगे कि डेटाबेस से ही हमने पूरा का पूरा प्रोडक्ट डिलीट कर दिया। तो हम यहाँ पर सिर्फ सॉफ्ट डिलीट का यूज़ कर रहे हैं। जो डिलीट है वो 2 टाइप्स के होते हैं, कि अगर हम कोई प्रोडक्ट अपने डेटाबेस से ही डिलीट कर दें तो उसे कहते हैं सॉफ्ट डिलीट। लेकिन एक हम फ्लैग होता है कि अगर हम मान लो हमने जो भी डेटाबेस में प्रोडक्ट का जेसन बनाया या फिर डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें हम एक फ्लैग दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने दिया हुआ है इस डिलीटेड का। तो इस डिलीटेड फ्लैग को मैं क्या करूँगा, फॉल्स रखूँगा बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। और अगर हमें उस प्रोडक्ट को डिलीट करना हो तो हम सिंपली वहाँ पर बस ट्रू पास कर देंगे। और जब प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, तो जब हम प्रोडक्ट को गेट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर फिल्टर लगाया हुआ है हमने नीचे, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने फ्लैग लगाया कि इस डिलीटेड अगर फॉल्स है तभी हम सिर्फ वही प्रोडक्ट निकालेंगे जिसमें इस डिलीटेड फॉल्स होगा, अदरवाइज हम प्रोडक्ट वो नहीं लेंगे। तो मैंने यहाँ पर फिल्टर किया हुआ है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। चलिए अब एक एक करके हम CRUD ऑपरेशन को देखते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपनी पोस्टमैन में। अब जिन्हें नहीं पता कि पोस्टमैन क्या होता है, तो पोस्टमैन का हम यूज़ करते हैं अगर हमें अपनी APIs को टेस्ट करना हो। तो सबसे पहले तो ये जो हमारा सर्वर चल रहा है वो चल रहा है 3000 पोर्ट पर। और जो सबसे पहला हमारा एंड पॉइंट था प्रोडक्ट्स, और जिसका मेथड है पोस्ट, जिससे हम करेंगे क्या, प्रोडक्ट्स अपने क्रिएट। और मैंने यहाँ पर कुछ अपना जेसन में डेटा भेज दिया, जैसे कि नेम क्या है प्रोडक्ट का, प्राइस क्या होगा प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट जो है वो इन स्टॉक है या फिर नहीं है। अब जो इन स्टॉक है वो मैंने वैसे तो API में बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक्सप्लिसिटली भी सेंड कर दिया, पास कर दिया। अब हम जैसे ही यहाँ पर रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, मैं जैसे रिक्वेस्ट को सेंड करूँगा तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कुछ डिटेल्स आई हैं, जैसे कि आईडी क्या है,
अभी आईडी कहाँ से जनरेट हो, ये आईडी UUID जो मैंने मॉड्यूल का यूज़ किया है वहाँ से ये आईडी जनरेट होकर मिली। जो नेम है वो ऑब्वियसली बिल्कुल सेम है जो मैंने यहाँ से पास किया, प्राइस भी बिल्कुल सेम है जो मैंने पास किया। इसके बाद इन स्टॉक ट्रू होगा जो मैंने पास किया। उसके बाद है इस डिलीटेड फ्लैग जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा, और अगर हमें इसे डिलीट करना हो तो हम इसे बस ट्रू कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन डेटाबेस में हमारे तब भी रहेगा। और हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें और दी हैं कि ये कब क्रिएट हुआ, और अगर हम इसको अपडेट करते हैं तो कब अपडेट हुआ, और इसका वर्जन क्या है। तो वर्जन इनिशियली जो है वो 1 होगा। अब मान लो कि क्या हो कि किसी ने गलती से, लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं पहले देखने वाली, वो देख लेते हैं। जैसे कि जो आप स्टेटस देख रहे हैं वो है 201। 201 का यूज़ होता है जब भी हम कोई नई एंटिटी क्रिएट करते हैं, नई एंटिटी क्रिएट करें या फिर नया कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, तो जो डिफ़ॉल्ट तो नहीं होता, जो हमें स्टेटस भेजना होता है अपनी API से एज अ रिस्पॉन्स, वो हमेशा 201 होना चाहिए अगर हम कोई भी नई एंटिटी क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो द रिक्वेस्ट हैज़ बीन फुलफिल्ड एंड रिजल्ट इन अ न्यू रिसोर्स बीइंग क्रिएटेड, कि जो नया रिसोर्स है वो क्रिएट किया गया, इसलिए जो 201 है उसको हम सेंड करते हैं एज आ स्टेटस कोड रिस्पॉन्स से। अब मान लो कि क्या हो कि किसी ने डुप्लीकेट प्रोडक्ट जो है वो फिर से क्रिएट करने की कोशिश की, तो क्या क्रिएट होना चाहिए? आपको सोचें कि सेम नेम के 2 प्रोडक्ट क्रिएट होना चाहिए। अब आप कह सकते हैं कि हाँ हो सकते हैं कि मान लो उनकी कंपनीज अलग अलग हों, लेकिन इस केस में हम लेके चल रहे हैं कि एक ही कंपनी है, जो कीबोर्ड है वहाँ पर हमने कोई कंपनी तो दी नहीं, तो सेम कंपनी का या फिर सेम नेम से कोई 2 प्रोडक्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो इस केस में जो कुछ चीज़ें जो ध्यान रखने वाली होती हैं कि सबसे पहले तो हमें मैसेज सही से भेजना चाहिए, कि हमें समझ में आए कि अगर हमारी API में एरर आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर हमने जो एरर पास किया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो जो क्लाइंट है उसको समझ आएगा कि वो क्या गलती कर रहा है API में जिससे उसका प्रोडक्ट क्रिएट नहीं हो रहा। उसके बाद है कि अगर आप यहाँ पर स्टेटस देखें तो 409 कॉन्फ्लिक्ट, अगर हमारे डेटाबेस में कोई चीज़ पहले से है और अगर हम दोबारा वही चीज़ क्रिएट करने की कोशिश करें तो जो स्टेटस कोड है वो हमेशा 409 का होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पर देखें, मैं यहाँ से होवर करूँ अगर, तो यहाँ पर लिखा है कि इंडिकेट्स दैट, जो 409 है वो क्या इंडिकेट करता है, द रिक्वेस्ट कुड नॉट बी प्रोसेस्ड बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन द रिक्वेस्ट सच एज एन एडिड कॉन्फ्लिक्ट, कि जो रिक्वेस्ट है वो क्यों प्रोसेस नहीं हो पाई, क्योंकि हमारी जो डेटाबेस था उसमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि सेम नेम के 2 प्रोडक्ट हमने क्रिएट करने का ट्राई किया, इसलिए जो स्टेटस कोड है जब भी हम कोई सेम नेम की कोई चीज़ बनाए तो या फिर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो तो उस केस में 409 स्टेटस कोड होना ज़रूरी है। उसके बाद है कि मान लो किसी ने क्या किया कि जो प्राइस है वो आप जानते हैं कि कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, मीन्स लेस देन 0 नहीं हो सकता, लेकिन मान लो मैंने लेस देन 0 या फिर नेगेटिव सेंड करने का ट्राई किया, और अगर मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट की तो जो मैसेज है वो इनवैलिड रिक्वेस्ट बॉडी, क्योंकि जो एरर है वो ऑब्वियसली हमारी रिक्वेस्ट बॉडी में ही तो है। ये जो आप देख रहे हैं जो हम जेसन डेटा पास कर रहे हैं उसे रिक्वेस्ट बॉडी कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर स्टेटस देखें तो वो है 400, जो कि लिखा हुआ है आगे बैड रिक्वेस्ट, द रिक्वेस्ट कैन नॉट बी फुलफिल्ड ड्यू टू बैड सिंटेक्स। अब यहाँ पर जो एरर है वो कहाँ है, वो हमारी जेसन बॉडी में है। तो जब भी कोई जेसन बॉडी में एरर होता है तो हम यूजुअली वहाँ पर क्या करते हैं, 400 का ही एरर स्टेटस कोड पास करते हैं। तो उम्मीद है आपको जो CRUD में C है जो यूज़ होता है क्रिएट के लिए वो समझ आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं CRUD में जो नेक्स्ट ऑपरेशन होता है रीड उसकी तरफ, जिसमें हम यूज़ करते हैं गेट मेथड का। जो क्रिएट मेथड है उसमें हमेशा पोस्ट मेथड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम कोई भी नई एंटिटी जब भी क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें डेटा लेना होता है क्लाइंट साइड से, तो हमेशा हम पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं, पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं एक्चुअली। और जब भी हम रीड करते हैं डेटा तो उस केस में हम जो यूज़ करते हैं मेथड वो होता है गेट। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आगे कुछ कुछ चीज़ें दी हैं जैसे कि पेज और लिमिट, उसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। और मान लो मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट की तो हमें वो डेटा देखने को मिल जाएगा जो जो हमने प्रोडक्ट्स ऐड किए थे। अभी हमने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट ऐड किया था, तो मान लो हम कुछ और प्रोडक्ट्स ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर माइनस को हटाऊँगा और मैंने मान लो दे दिया कीबोर्ड 1, इसको मैंने ऐड कर दिया। मान लो फिर दे दिया मैंने कीबोर्ड 2, देन मैंने मान लो दे दिया 3, 4 एंड 5, मैंने मान लो 5 कीबोर्ड दे दिए। अब अगर हम यहाँ पर रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे
तो हमारे पास जो डेटा है वो आ जाएगा पूरे 6 प्रोडक्ट्स का। अभी तो हमारे पास 6 ही प्रोडक्ट्स हैं, मान लो हमारे पास 600 प्रोडक्ट होते तो क्या हम एक ही क्लिक में या फिर एक ही एपीआई कॉल में सारा डेटा दे देंगे? अब अगर मान लो आप सोचा कि दे देंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे फ़र्क पड़ेगा होगा क्या कि अगर हम डेटाबेस से पूरे, मान लो हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो 600 पड़े हैं, तो 600 का 600 डेटा निकालना डेटाबेस से और फिर उसको एज आ रिस्पॉन्स सेंड करना, जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए जो डेटा होता है वो हम थोड़े थोड़े पार्ट्स में भेजते हैं कि मान लो पहले हमने 5 भेज दिए, तो फिर अगले दोबारा 5 भेज दिए, फिर अगले दोबारा 5 भेज दिए, या फिर 10-10 करके भेज दिए, या 20-20 करके भेज दिए। कभी भी हम डेटा पूरा इकट्ठा नहीं भेजते। इस केस में हम यूज़ करते हैं पेज का और लिमिट का, कि अब लिमिट में हम भेजते हैं कि हमें कितना डेटा चाहिए। तो अभी लिमिट में आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने 5 डालकर रखा है, तो यहाँ पर हमें जो अभी आप टोटल देख रहे होंगे कि हमें पूरे के पूरे 6 प्रोडक्ट्स मिल गए थे। अगर मैं काउंट भी करूँ तो सबसे पहला एक ये, एंड ये सेकंड अगेन, एंड देन कीबोर्ड 2 जो है वो थर्ड हो गया, एंड ये फोर्थ हो गया, एंड देन ये फिफ्थ हो गया, एंड देन अगेन सिक्स्थ। और आप यहाँ पर देखेंगे भी तो टोटल 6 हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अब हम अगर जो हमने लिमिट लगा दी 5 और पेज हमने भेज दिया फर्स्ट, तो हम जैसे ही यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें सिर्फ 5 प्रोडक्ट दिखाई देंगे। जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट था वो था कीबोर्ड 5, लेकिन हमें कीबोर्ड 4 तक ही दिख रहे हैं, और यहाँ पर जो लिमिट है वो अब 5 की है, और टोटल हमारे पास कितने थे? 6 थे। तो टोटल तो हमारे पास अभी सही आ रहा है। तो अब हम जाएंगे दूसरे पेज पे। अगर हमें अगले प्रोडक्ट्स देखना हो तो हम जाएंगे कहाँ पर? दूसरे पेज पर। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट को हटाकर सेकंड कर दूंगा, तो हमारा जो एक बचा हुआ प्रोडक्ट था वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइप से जो है वो हम अपनी रीड एपीआईज को यूजुअली बनाते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने वाली हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो वर्जन आपको देखने को मिल रहा है, इसका यूज़ है। अब इसका यूज़ क्या है वो हम अगले जो रीड ऑपरेशन है जिसमें मैंने सिंगल प्रोडक्ट को फैच किया है वो देखते हैं। तो अब यहाँ पर अगर मान लो मैं इसकी आईडी को यहाँ से कॉपी करता हूँ जिसका नेम है कीबोर्ड 5, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट आईडी मैंने दिया हुआ है इसकी जगह मैं पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ से मैं रिक्वेस्ट जैसे ही सेंड करूँगा तो आप देखेंगे कि हमें जो है वो प्रोडक्ट हमारा देखने को मिल गया। इस बार हमें एरे देखने को नहीं मिला, इस बार हमें सिंगल ऑब्जेक्ट देखने को मिला हमारे प्रोडक्ट का, क्योंकि हमने सिंगल प्रोडक्ट फैच किया था। अब लेकिन यहाँ पर बात समझने वाली है कि मान लो जो है क्लाइंट के पास ऑलरेडी ये प्रोडक्ट फैच हो रखा था, कि उसके पास ऑलरेडी ये प्रोडक्ट था, तो हम उसको दोबारा क्यों भेजें? मान लो उसने दोबारा रिक्वेस्ट की, डेटाबेस में कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो हम उसको दोबारा प्रोडक्ट क्यों भेजें? इसलिए यहाँ पर काम आता है, यहाँ पर जो आप वर्जन देख रहे हैं इसका काम आता है यहाँ पर। अब इसका काम कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर हेडर्स में जाएं तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक ई टैग भेज रखा है। इस ई टैग में जो वैल्यू है वो है v1। ई टैग में वैल्यू क्या है? ई टैग में वैल्यू है v1। अगर मैं इस v1 को करूँ कॉपी और यहाँ पर मैं हेडर्स में जाऊँ, और हेडर्स में जाके एक की होती है हेडर में इफ़ नन मैच करके, इफ़ नन मैच में अगर मैं यहाँ पर जो अपना v1 है वो पास कर दूँ, तो अभी आप देखेंगे कि जो स्टेटस है वो 200 था। 200 स्टेटस हम जब भेजते हैं, जब हम एपीआई कॉल किसी ने की, क्लाइंट ने एपीआई कॉल की और वो एपीआई सही से अपना डेटा भेज दे, तो हम 200 स्टेटस कोड भेजते हैं। अब हमने क्या किया? अब हमने साथ ही साथ इफ़ नन मैच की में, जो कि हेडर्स में हम सेंड करते हैं, और उसमें हमने अपना जो ई टैग की वैल्यू थी वो सेंड कर दी और जो पास कर दी। जैसे ही हम सेंड पर क्लिक करेंगे और हम अपनी बॉडी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बॉडी में हमें कोई भी डेटा देखने को नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद हमें स्टेटस क्या मिला? 304 नॉट मॉडिफाइड का। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूं और मैं इसमें होवर करूं तो ये दिख रहा, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इंडिकेट्स द रिसोर्स हैज़ नॉट बीन मॉडिफाइड सिंस द लास्ट रिक्वेस्टेड, कि जब क्लाइंट ने लास्ट रिक्वेस्ट की थी उसके बाद से जो अब रिक्वेस्ट की उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है डेटाबेस में। तो टिपिकली द HTTP client provide a header like if modified since header to provide the time against to which compare। तो मैं आपको समझाता हूँ कि होता क्या है। मैंने बैकएंड में लगा रखा है कि अगर हमारे पास ई टैग आता है इफ़ नन मैच में और जो उसकी वैल्यू है वो हमारी करंटली जो डेटाबेस में सेव है डेटा प्रोडक्ट का उससे मैच कर जाती है, तो हम सेंड कर देंगे स्टेटस कोड 304 का, क्योंकि हमारे जो डेटाबेस में डेटा है और जो क्लाइंट के पास डेटा है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो इससे होगा क्या? इससे हमारी बैंडविड्थ बचेगी, क्योंकि हमने
रिक्वेस्ट तो ली लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स सेंड नहीं किया। अब रिस्पॉन्स सेंड नहीं किया, रिस्पॉन्स तो सेंड किया लेकिन हमने रिस्पॉन्स में आप देख रहे हैं कि बॉडी में कोई भी डेटा सेंड नहीं किया। तो जो डेटा हम सेंड कर रहे थे जो कि अब इस केस में नहीं किया, तो इससे हमारा जो रिस्पॉन्स है वो और भी फास्ट जाएगा। तो हम कुल मिलाकर इस केस में कह रहे हैं क्लाइंट को कि आपके पास जो डेटा पहले से है वही यूज़ कीजिए, आपको डेटा को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको कैसे पता चला कि क्लाइंट के पास डेटा पहले से है? ऐसे पता चला कि अगर क्लाइंट के पास डेटा पहले से नहीं होता तो वो ये वर्जन कैसे भेजता। उसने किसका वर्जन भेजा? उसने इस प्रोडक्ट का ही तो वर्जन भेजा है यहाँ पर। मीन्स उसके पास डेटा पहले से है और उसके पास डेटा पहले से है तो वो वही यूज़ करे। अब इसका जो काम है वो ई-टैग का जो काम है वो यहीं तक सीमित नहीं है, वो आगे और भी है जो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। जैसे कि हम अब अगले अपने मेथड की तरफ चलते हैं जो कि होता है पुट मेथड, जो कि यूज़ होता है CRUD में CRU अपडेट के लिए। मान लो मैंने यहाँ पर सेम जो हमारी आईडी थी उसको यूज़ किया। मैंने यहाँ से जो आईडी थी उसको किया कॉपी, हम गए अपने पुट मेथड में और हमने प्रोडक्ट आईडी की जगह हमने हमारी जो आईडी थी वो पास कर दी। और अब हमने यहाँ पर जो हमारे पास जो डेटा था वो था क्या? कीबोर्ड 5 उसका नेम था। और हम यहाँ पर पुट में कर रहे हैं उसको मैकेनिकल कीबोर्ड। जो प्राइस है उसको कर रहे हैं 1999 और जो इन स्टॉक है वो तो ट्रू है ही है। अब सबसे पहले बात जो है समझने वाली, जो पुट मेथड होता है और जो पैच मेथड होता है वो दोनों ही अपडेट के काम आते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर हमें पूरा का पूरा डेटा अपडेट करना हो तो हम उस केस में पुट का यूज़ करते हैं। मीन्स कहने का क्या मतलब है कि अगर मान लो जो बैकएंड है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप पूरा का पूरा जेसन ऑब्जेक्ट उसको भेजोगे। मीन्स आप जैसा यहाँ से डेटा भेजोगे वो सेम वैसा डेटा उठाकर वहाँ पर क्रिएट कर देगा, बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं करेगा। मीन्स पुराना जितना भी डेटा था वो रिप्लेस हो जाएगा उससे। कहने का क्या मतलब है कि जैसे आप यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपके जो आप इसमें भेजोगे उससे पूरा रिप्लेस हो जाएगा। अब रिप्लेस कैसे होगा कि यहाँ पर अब कुछ जो डेटा था जैसे कि वर्जन था, अपडेटेड था, क्रिएटेड था या फिर इस डिलीटेड था, ये तो डेटा आपने क्रिएट नहीं किया था। मीन्स आपने जब पोस्ट रिक्वेस्ट की थी तो आपने जो जो डेटा भेजा था आपने ये 3 चीज़ें ही तो भेजी थी, नेम, प्राइस और इन स्टॉक। तो पुट में क्या होगा कि आप यहाँ पर जो भी भेजोगे वही डेटा एज इट इज़ जाकर सेव हो जाएगा। अगर आप मान लो कोई एक की नहीं भेजते हो तो वो डेटा सेव नहीं होगा अनलेस और अनटिल अगर बैकएंड में वैलिडेशन लगे हुए हो। अगर मान लो बैकएंड में वैलिडेशन नहीं लगे तो एज इट इज़ नेम और इन स्टॉक जो है वो सेव हो जाएगा और प्राइस वहाँ से रिमूव ही हो जाएगा। मीन्स पुराना वाला जो डॉक्यूमेंट था वो पूरा हट जाएगा और नया वाला डॉक्यूमेंट उसकी जगह पर आ जाएगा। तो पुट मेथड में ये होता है, पुट मेथड में पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो चेंज हो जाता है। लेकिन पैच मेथड में क्या होता है? पार्शियल अपडेट होता है। मीन्स पैच मेथड में जो भी आप की वैल्यू पेयर सेंड करोगे सिर्फ उतना ही अपडेट होगा, पुराना वाला डेटा एज इट इज़ वहाँ पर पड़ा रहेगा। लेकिन पुट मेथड में क्या होता है कि अगर आपने कोई डेटा नहीं भेजा तो वो वहाँ से रिमूव ही हो जाएगा, क्योंकि ये जेसन डेटा एज इट इज़ वहाँ पर जाकर सेव हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि पुट मेथड और पैच मेथड में क्या डिफरेंस है। मैं एक बार और बता दूँ कि पैच में पार्शियल अपडेट होता है और पुट में पूरा का पूरा अपडेट हो जाता है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर नेम कर दिया मैकेनिकल कीबोर्ड, जो प्राइस है उसको 1799 से कर दिया 1999। मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड की तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा नेम है मैकेनिकल कीबोर्ड हो गया, प्राइस हो गया 1999। यहाँ पर इसका जो अपडेटेड ऐड था वो भी चेंज हो गया, क्रिएटेड ऐड सेम रहेगा क्योंकि क्रिएट कब हुआ था? क्रिएट अभी नहीं हुआ था, क्रिएट हुआ था थोड़े टाइम पहले। लेकिन जो अपडेट है वो हमने अब अपडेट किया तो अपडेटेड ऐड यहाँ पर चेंज हुआ। और यहाँ पर इसकी वर्जन जो आप देख रहे हैं वो अब 2 हो गया। अगर आप पुराना वर्जन देखें जो कि इस गेट एपीआई में देखने को मिल रहा था, या फिर इसमें देख लेते हैं, जो था वर्जन था 1 था, लेकिन अब जो वर्जन हो गया वो हो गया 2। तो अब मान लो हम क्या करते हैं कि जो इफ़ नन मैच है उसमें हम वर्जन 1 को ही भेजते हैं। अब अगर मैं डेटा सेंड करूँगा तो हमें अब अपना नया डेटा देखने को मिलेगा। इस बार हमें स्टेटस 200 मिला, 304 नहीं, क्योंकि जो डेटाबेस है उसमें डेटा अपडेट हो चुका था। जो क्लाइंट के पास था डेटा वो था पुराना। तो मीन्स क्या हुआ कि जो डेटाबेस है उसमें वर्जन हो गया 2, या फिर यूँ कहें कि जो डेटाबेस है और जो क्लाइंट के पास डेटा था वो दोनों अलग अलग थे। क्लाइंट के पास पुराना डेटा था और डेटाबेस में जो डेटा था वो अपडेट हो चुका था। तो इसीलिए जब हमने इस बार जो हमारी इफ़ नन मैच या फिर जो ई-टैग या फिर वर्जन की जो थी
वो पुरानी वाली भेजी, तो इस बार हमें 304 स्टेटस देखने को नहीं मिला, हमें 200 देखने को मिला और हमें जो अपडेटेड डेटा था वो देखने को मिला। और अब अगर हम हमारे जो ईटेक की वैल्यू है जो कि अब V2 हो चुकी है, अब अगर हम वो सेंड करते हैं तो हमें अगेन 304 स्टेटस कोड देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार जो क्लाइंट के पास है वो डेटा अपडेटेड था, वो डेटा पुराना वाला नहीं था। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि ईटेक का यूज़ कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। अभी एक और जगह है जहाँ पर ईटेक का यूज़ होता है, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। तो हम जान चुके हैं कि पुट मेथड क्या होता है। अब इसके बाद आता है पैच मेथड। अब मान लो हमने सबसे पहले तो यहाँ से हम करेंगे इस आईडी को कॉपी और हम इसी प्रोडक्ट को करेंगे अपडेट। तो हमने अभी क्या किया था कि जब हमने हमारा जो प्राइस था वो हमने 1999 कर दिया था, मान लो हमें अगेन इसको 1799 करना हो, तो हमने ऑल रिक्वेस्ट सेंड की और ये 1799 हो गया। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, हमने अकेला प्राइस भेजा था और हमारा जो प्राइस है वो अब हो चुका है 1799। और अगर आप बिल्कुल सही समझे, अगर आपने सोचा हो कि अब हम अगर V2 की के साथ, V2 वैल्यू के साथ एक्चुअली अगर हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो अब हमें 304 नहीं बल्कि हमारा जो एक्चुअल डेटा है वो देखने को मिलेगा। तो अब अगर बॉडी में जाएंगे तो हमें वर्जन 3 देखने को मिल रहा है, हमारा प्राइस जो है वो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर जो ईटेक का यूज़ होता है वो पैच मेथड में भी होता है। पैच मेथड में कैसे होता है चलिए समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम अमेजोन का, तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। मान लो अमेजोन पर एक कंपनी है कोई जिसके 2 एडमिन्स हैं, दोनों एडमिन्स जो भी प्रोडक्ट का डेटा है उसमें चेंज कर सकते हैं, ऐसा समझ लो। तो पहले एडमिन ने क्या किया कि जो भी इसका डेटा था, जैसे अब मैं यहाँ पर बॉडी में जाऊँ तो यहाँ पर जो डेटा था वो मैकेनिकल कीबोर्ड था, हम ऐसा मान के चलते हैं, और जो प्राइस था वो था 1799। तो अब हुआ क्या कि पहले एडमिन ने क्या किया कि जो प्राइस था वो 1999 कर दिया। तो चलो हम पहले तो 1999 कर देते हैं इसको अगेन। तो मान लो मैंने इसको कर दिया 1999, मैंने रिक्वेस्ट सेंड, तो हमारा जो प्राइस है वो 1999 हो चुका है। तो अब मान लो कि जो एडमिन बी है उसे नहीं पता कि एडमिन ए ने जो इस प्रोडक्ट का प्राइस है वो चेंज कर दिया, और मान लो उसने यहाँ से एक और की भेजी, नेम जो है उसको कर दिया मैकेनिकल कीबोर्ड से अगेन कीबोर्ड कर दिया, और जो उसका प्राइस था जो कि था 1799 वो कर दिया। तो अब होगा क्या कि अब इसका जो वर्जन है वो हो चुका है 4 मीन्स B4, और यहाँ पर अगर आप हेडर्स में जाएंगे तो यहाँ पर क्या है V3 मीन्स जो यहाँ पर वर्जन है वो पुराना वाला वर्जन है, ना कि अपडेटेड वाला। बात समझने का ट्राई कीजिएगा कि जो एडमिन था जब उसने प्रोडक्ट को अपडेट नहीं किया था उस टाइम पर जो वर्जन था वो था V3 या फिर वर्जन 3। तो मीन्स दोनों एडमिन ए और बी के पास जो वर्जन है वो है अभी वर्जन 3। लेकिन जैसे ही एडमिन ए ने प्राइस को अपडेट किया तो जो डॉक्यूमेंट था या फिर जो प्रोडक्ट था उसका जो वर्जन है वो चेंज हो गया, चेंज होकर V3 से हो गया V4। तो अब एडमिन ए के पास तो उसका अपडेटेड डेटा था, क्यों था? क्योंकि उसके पास अपडेटेड वर्जन है। लेकिन जो एडमिन बी है उसके पास उसका अपडेटेड डेटा नहीं है, और अपडेटेड डेटा नहीं है इसलिए उसके पास अपडेटेड वर्जन नहीं है। और जैसे ही एडमिन बी जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा इस डेटा को अपडेट करने के लिए, तो उसको एरर देखने को मिलेगा प्री कंडीशन फील्ड का कि वर्जन कॉन्फ्लिक्ट। और यहाँ पर आप स्टेटस कोड देखेंगे, जो स्टेटस कोड आया है वो आया 412 प्री कंडीशन फील्ड द सर्वर डज नॉट मीट वन ऑफ द प्री कंडीशन द रिक्वेस्टर पुट ऑन द रिक्वेस्ट। कुल मिलाकर जो ई टैग है वो ये इंश्योर करता है कि अगर मान लो किसी एक बंदे ने डेटा अपडेट कर दिया हो तो दूसरा बंदा तभी डेटा अपडेट कर पाए जब उसके पास अपडेटेड डेटा हो। नहीं तो मान लो कि जो डेटा एडमिन ए ने अपडेट किया, मान लो सेम डेटा एडमिन बी अपडेट कर रहा होता तो उसका तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी वही डेटा अपडेट हो चुका है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था, थोड़ी देर पहले जो एडमिन ए था उसने प्राइस को 1999 ही तो किया था। अब मान लो कि अब एडमिन बी को नहीं पता कि ऑलरेडी जो प्राइस है वो 1999 हो चुका है, और उसने V3 के साथ ही जो मतलब उसके पास वर्जन था V3 के साथ ही उसने रिक्वेस्ट सेंड कर दी। तो रिक्वेस्ट नहीं जानी चाहिए ना ऑब्वियसली, क्योंकि जो प्राइस है वो ऑलरेडी जो है वो अपडेट हो चुका है। तो दोबारा अपडेट क्यों करेंगे? हम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम इससे क्या होगा, हमारे रिसोर्सेस ही तो यूज़ होंगे।
तो इसी से बचने के लिए जो है वो ई टैग का यूज़ होता है। तो हमने 2 जगह ई टैग का यूज़ देखा। एक तो कहाँ कि अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट को गेट करना हो तो उस केस में हम ई टैग का यूज़ करते हैं, और अगर हमें कोई प्रोडक्ट को अपडेट करना हो तो उस केस में भी हम ई टैग का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट ऑपरेशन पे, जो कि होता है डिलीट ऑपरेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोडक्ट को ऑब्वियसली हम डिलीट करते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ से करूँगा इसको कॉपी और यहाँ कर दूँगा प्रोडक्ट आईडी में इसको पेस्ट। हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, हमें कोई भी जो है वो डेटा देखने को नहीं मिलेगा, और यहाँ पर हमें जो स्टेटस है वो मिलेगा 204 नो कंटेंट का। मीन्स क्या हुआ, हमने प्रोडक्ट डिलीट किया, प्रोडक्ट डिलीट हो गया, अब हम रिस्पॉन्स तो हमें कोई मिलेगा नहीं, क्या करेंगे हम रिस्पॉन्स का भी वैसे भी। तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट डिलीट हो गया, लेकिन बात समझने वाली एक और है कि ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट तो करता था ना कभी ना कभी। तो कहने का क्या मतलब है, मान लो अगर हम इस पर दोबारा सेंड करें रिक्वेस्ट तो भी हमें एरर देखने को नहीं मिलना चाहिए कि प्रोडक्ट जो है वो डेटाबेस में मिला ही नहीं, हमें अभी भी सेम स्टेटस देखने को मिलना चाहिए। आप इसको ऐसे मत समझना कि मान लो हम कोई भी आईडी पास कर दें, मान लो मैंने यहाँ से 6 को हटाकर कर दिया 5, तो इस आईडी का प्रोडक्ट तो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था ना। तो अगर हम इस पर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हमें 404 नॉट फाउंड का एरर मिलेगा। 404 स्टेटस कोड हमें तब देखने को मिलता है जब भी कभी यूआरएल में एरर हो। 400 का एरर कब देखने को मिलता था, जब कभी बॉडी में एरर हो। अगर हम बॉडी में कोई जेसन डेटा पास कर रहे हैं तो उसमें एरर होता है तो हम 400 का एरर भेजते हैं। लेकिन अगर कभी यूआरएल में एरर होता है तो हम 404 का एरर भेजते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कितनी भी बार हम प्रोडक्ट को डिलीट करने का ट्राई करें तो हमें हमेशा जो है वो प्रोडक्ट डिलीटेड ही मिलना चाहिए, मीन्स सक्सेस ही मिलना चाहिए। जो भी 200 या उससे ऊपर के जो स्टेटस कोड होते हैं वो सक्सेस के अंडर ही आते हैं। तो हमेशा 200 या 2 से रिलेटेड ही हमें स्टेटस कोड मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक बार प्रोडक्ट को डिलीट कर दिया और हम सेम प्रोडक्ट को अगेन डिलीट करने का ट्राई करें, तो हम ऐसा ना कर पाएँ। इसको कहते हैं आइडेम्पोटेंसी। तो उम्मीद है आपको क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट ये चारों ही ऑपरेशन समझ आए होंगे। अब CRUD सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रोडक्शन माइंडसेट हो गया। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि डेटाबेसेस क्या होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।